स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर शहर में कचरा कलेक्शन की जो व्यवस्था है वो दम तोड़ चुकी है, पूरी तरह फेल है। शहर में कचरे का उठाव नहीं हो रहा और इस वजह से जगह जगह पर गंदगी ही गंदगी फैली हुई है। कचरे से भरी गाड़ी लेकर पार्षद करण शर्मा आज पहुंच गए निगम उपायुक्त कार्यालय के बाहर। उन्होंने कचरा खाली किया। देखिए, लगातार पिछले 15 दिन से मैं जोन डीसी को, एक्शन साहब को, सीओ साहब को भी मिलकर आया। मैंने बोला कि वार्ड में कचरे की स्थितियाँ बेकार हो रही है। मानसून भी आ चुका है और मानसून आने के बावजूद भी प्रशासन चेता नहीं, नगर निगम। और मैंने मेयर साहब को भी बोला था कि मानसून सर पर है। प्री मानसून बारिश में आपने देखा किस तरीके से जयपुर शहर पूरा बदहाल हो चुका था, सड़कें जाम हो चुकी थी। और अब जब बरसात सर पर आ चुकी है तब भी नाले और नालियाँ कहीं भी साफ नहीं हो रही। नालियों में मलबा जमा हुआ है। आज कचरे की गाड़ियाँ पिछले 15 दिन से वार्डों में आ नहीं रही। पूरा जयपुर शहर ग्रेटर परेशान है और महापौर सिर्फ जयपुर नगर निगम में इन दिनों कचरे की समस्या गहराई हुई है। शहर में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। घरों से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, लिहाजा यहाँ पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये मालवीय नगर जॉन ऑफिस है जहाँ पर लोग पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जॉन दफ्तर के बाहर ही कचरा गिरा दिया और यहाँ पर नारेबाजी करके नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इसमें पार्षद भी शामिल हैं। किस तरह से आप लोग ये जो यहाँ पर कचरा ला करके गिरा दिए हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, पिछले 15 दिनों से मैं लगातार संबंधित अधिकारियों को सूचना दे रहा था कि वार्ड में कचरा संग्रह नहीं हो पा रहा है डोर टू डोर, और लोगों के घर में कचरा इकट्ठा हो गया, उनको बदबू आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, वायरल वैसे ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आहत था कि पिछले 15 दिन से मैं जब जनता की भलाई नहीं कर सकता, मैं उनके कहने पे कचरा नहीं उठवा सकता, तो मेरा पार्षद बनना बेकार है। तो आज आप निगम के ऑफिस पे कचरा ले आए? सभी पार्षद, मैं वार्ड में खुद गया, कचरा इकट्ठा कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में जो वार्ड के स्थानीय लोग थे उनको लेकर आया और जोन डीसी कार्यालय के बाहर मैंने जब कचरा लाके डाला तो आप देखिए 5 मिनट के अंदर 4 ऊपर आ चुके और कचरा उठाने की कवायद चल रही है। 2 महीने से नहीं आ रहा, 2 बार कंप्लेंट कर दी। बिल्कुल कंप्लेंट करिए हमने। देखिए, हमारे घर पे 2-3 महीने से कचरा वाली गाड़ी नहीं आ रही है। आज यहाँ पर कचरा डाला है तो इनकी आंखें खुल गई है और ये इन्होंने जल्दी से गाड़ियाँ मंगाई कचरा उठाने की कार्य कर। ये नई व्यवस्था लागू करनी थी, क्या हो पा रही है? नहीं, नई व्यवस्थाओं में फेल है। आप देखिए, नगर निगम ग्रेटर सबसे बदहाल है स्थिति में। नगर निगम ग्रेटर में आज तक ऐसा कार्यकाल नहीं आया जैसा सोम्या जी के राज में। सोम्या जी के राज में सिर्फ बातें हो रही है, योग कर रही है, की सफाई नहीं, योग करने में व्यस्त है महापौर। आप जयपुर शहर में तो कचरे के ढेर लग रहे हैं, किस मुंह से आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगेंगे? पार्षदों की स्थितियां खराब है। तो आज जब जोन डीसी के सामने हमने कचरा लाके पटका तो आप देखिए 10 मिनट के अंदर कचरा उठ गया। इन्होंने पुलिस बल भी बुला लिया और लगता है के कहने पे ही जब साफ सफाई नहीं हो रही है तो क्या आमजन की क्या हाल होंगे? आप लोगों के कहने पे हाँ साहब, अभी उठ गए। पहले से हमारे यहाँ तो उठ रहा है, घरों से उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा है, नालियाँ जाम है, घरों में जा रहा है, गटर चौक के। कैमरा पर्सन आकाश के साथ महेश गांधी, न्यूज़ 18 जयपुर। और बात करते हैं टोल पर टकराव की। टोंक के मालपुरा में लोगों ने जाम लगाया। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। अविका नगर टोल हटाने की ये मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे। अविका नगर टोल प्लाजा के सामने जाम लगाया। बात झुंझुनू की, जहां बदमाश मस्त है और पुलिस पस्त। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। वारिसपुरा रोड स्थित इस रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की तस्वीरें पूरी कहानी खुद कह रही है। कहा जा रहा है गाड़ी पर सवार होकर 4-5 की संख्या में बदमाश आए, फिर रेस्टोरेंट मालिक से अनिल नाम के युवक के बारे में पूछा, रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। बदमाशों ने काउंटर और दरवाजे के शीशे भी तोड़ दिए। जाते जाते गल्ले में रखी नकदी भी ले गए। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और मौका मुआयना किया। 4-5 लोग आए, ब्रेजा गाड़ी में थे। तो गाड़ी नंबर 9795 आदि 18 से भी ब्रेजा गाड़ी, उसमें भी उतरे और हमें मैसेज मिलवा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 मिनट में हमारे यहाँ पे तोड़ फोड़ की और निकल गए।
उनके CCTV फुटेज वगैरह हम अभी निकलवा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे की भी हम पुलिस से वो कार्रवाई। बात जयपुर की एक तस्वीर की, देखिए। लाठी डंडों से लैस, मुंह पर मास्क, बदमाशों की पूरी टोली जुटी है तोड़फोड़ में। रास्ते में जो कुछ आ रहा है तोड़ते जा रहे हैं। न पुलिस का खौफ न कानून का, बस तोड़फोड़ पर उतारू है। यह करतूत CCTV में कैद हुई है और इन्हीं के आधार पर पुलिस इन्हें तलाश रही है। दरअसल जयपुर के होटल में स्विमिंग पूल में नहाने के बाद वाद विवाद हुआ बिल में छूट देने को लेकर, जिसके बाद युवकों ने होटल पर हमला बोला। बात भीलवाड़ा की, जहां बड़लियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल हुआ। बीती रात बैडज नदी पर बने चेक पोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों ने नाका कर्मियों से मारपीट की, कपड़े फाड़े, कागजात फाड़ दिए, तोड़फोड़ की, जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में पूर्व सरपंच समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रात में मारपीट हुई थी, हमने आके उनको बहुत मारा और कपड़े वपड़े मारे, फाड़ दिए। जो साथी वहाँ सो रहे थे उनको 2 लात मारी, वो भाग गए डर के मारे वहाँ से। और हमारी जो प्रतिलिपि थी वो फाड़ फूड़ के फेंक दी। फिर हम वहाँ से अपनी जान बचा के भागे। यहाँ पे आके हमने सूचना दी ऑफिस में। और अब आपको दौसा से आई तस्वीर दिखाते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा। ये युवक छत पर जा चढ़ा, छत से कूदने का ड्रामा करने लगा। ये देख पुलिस के हाथ पांव फूल गए। तमाम जुगत के बाद करीब 2.5 घंटे बाद इसे छत से उतारा गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति SP और कलेक्ट्रेट कार्यालय में घूम रहा है। पुलिस पहुंची, उस व्यक्ति को कोतवाली थाने लाया गया, लेकिन युवक भागकर परिसर में ही स्थित मंदिर की छत पर चढ़ गया और कूदने का ड्रामा करने लगा। कहा जा रहा है युवक मानसिक रूप से कमजोर है। और अब आपको भरतपुर से आई तस्वीर दिखाते हैं। आप सन्न रह जाएंगे। देखिए, 2 युवक मॉर्निंग वॉक पर निकले, इस बात से अनजान कि उनके ठीक पीछे से यमराज आ रहे हैं। ये युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ही मौत बनकर एम्बुलेंस आई और इन्हें रौंदते हुए 1-2 फीट नहीं 40 फीट तक घसीटते ले गई। एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है एम्बुलेंस का ड्राइवर नशे में था। घटना नदबई कस्बे में नदबई हलेना सड़क मार्ग पर हुई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, कुछ तस्वीरों से ही समझ में आ जाएगा। तस्वीरें देखिए, बांसवाड़ा का जिला अस्पताल, लेकिन यहां सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। हाल यह है मरीजों के लिए स्ट्रेचर तक नहीं, तभी तो युवक को इस तरह उठाकर अस्पताल के चक्कर काटने पड़े, इधर उधर घूमना पड़ा। इलाज के लिए उस युवक के लिए जिसने जहर पिया, जिसका इलाज फौरन होना था, ये हाल तब है जब जिले से प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं। जब स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल से सवाल पूछा तो जवाब हर बार की तरह वाला रटा रटाया ही मिला। लोग जो है ना आते हैं और वो कर्मचारी मिलते नहीं समय। हाँ सर, वो उसको दिखवा रहा हूँ मैं, जल्दी पता करेंगे कौन था ड्यूटी पे, उसने क्यों नहीं किया। और अब बात करते हैं सीकर की एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला की, जो सरकारी राशन पर जीवन यापन कर रही थी, लेकिन 2 महीने पहले फाइलों में उन्हें सरकारी कर्मचारी बताकर सरकारी राशन से महरूम कर दिया गया। ये है सीकर के फतेहपुर कस्बे की रहने वाली मंजू देवी। मंजू देवी की किस्मत पर नियति ने क्रूर प्रहार तो पहले ही कर दिया था, अब सिस्टम ने भी उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। छोटी उम्र में ही मंजू देवी के पति ने उनका साथ छोड़ दिया।
और फिर एक हादसे में उनका एक पैर भी चला गया। किसी तरह से सरकारी राशन के भरोसे वो अपने और अपने बेटे का पेट भर रही थी। पिछले 2 महीने से वो राशन भी ये कहकर बंद कर दिया गया कि वो एक सरकारी कर्मचारी है, जबकि सच्चाई ये है कि ना तो मंजू देवी और ना उनके बेटे किसी सरकारी नौकरी में हैं। 181 पर शिकायत करी, वो भी सुनाई कौन करी 2 महीना से। एसडीएम कौन जाए, वो भी कौन सुने, 4 बार जाए। और वो नरेश शर्मा ने भी शिकायत करी, वो भी कौन जवाब दिए, कौन उठावे। पहले थाने क्यों मिला है? पहले मिला मैंने। अच्छा, अब 2 महीना से कौन मिल गया। अब क्या बतावा थाने क्यों? अब क्यों कौन कहे कि हाँ आगे से होसी पास होसी कर्सी चेकिन सामने जाए तो चेकिन बाकी लगी कि मैं। सरकारी राशन के लिए मंजू देवी पिछले 2 महीने से तमाम अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी है, लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन के कुछ भी नहीं मिला। एसडीएम भी यही कह रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और मंजू देवी को फिर से सरकारी राशन मिलना शुरू हो जाएगा। एक शपथ पत्र लेकर के और पार्षद जी से और अन्य व्यक्ति से पहचानकर्ता के रूप में दस्तखत करवा दो कि भाई मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मेरे परिवार में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है और न कोई गवर्नमेंट की पेंशन ले रहा है। मैं एक जो गरीब महिला हूँ, मुझे ये वापस खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाए। तो उनसे बात हो गई, मैं ये प्रार्थना पत्र लेकर के उनको भिजवाऊँगा और वो जयपुर से संशोधन जल्दी करवा करके पुनः उनको लाभ दिलाएंगे। एसडीएम की बातों से लगता है कि मंजू देवी को जल्द ही राहत मिल जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि उसका राशन बंद हुआ तो क्यों हुआ और उनके नाम पर सरकारी कर्मचारी क्यों और किसकी वजह से लिखा गया। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और सिस्टम के इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मंजू देवी जैसे लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। और बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर जारी सियासी बवाल की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर करारा पलटवार किया। कहा सीएम गहलोत को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नेशनल हेराल्ड केस में जब से ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की है, तब से कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सीएम गहलोत ने जब बीजेपी पर वार किया तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर करारा पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस और सीएम गहलोत को पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग कहीं न्यूज चलाओ तो ध्यान से चलाना, नहीं आपका भी शायद ये असर हो सकता है। इसलिए आप जो है ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए मुकदमों को आईजीपी लेवल के ऑफिसर ने जांच करके एफआईआर लगा दी, क्योंकि वो जांच आईजीपी ने ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इंटरफेरेंस और उनके आदेश पर, निर्देश पर की थी। ह्यूमन राइट कमीशन ने 1 लाख रुपए की कॉस्ट इंपोज की राजस्थान पुलिस पे। राहुल गांधी को लेकर सीएम गहलोत पर प्रहार करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत यहीं नहीं रुके। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के भाई के घर सीबीआई के छापे की भी चर्चा की और कहा कि उर्वरक घोटाले में जिसका भी नाम आया है उसकी जांच हो रही है, इस पर सवाल उठाना बेकार है। जानकारी में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया, उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया, उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया। उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है। पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, 1 नहीं 3 आईओ पेशकश करते हैं। कोर्ट में एविडेंस, कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है। सीएम गहलोत की ओर से जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इससे हास्यास्पद चीज कोई और नहीं हो सकती। वैसे भी जांच एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कांग्रेस की आदत है, बीजेपी की नहीं। मुझे लगता है इससे हास्यास्पद चीज नहीं हो सकती और मुख्यमंत्री जी संस्थाओं के दुरुपयोग और इन सब विषयों पे बात करने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक वकील हैं गोवर्धन सिंह जी बीकानेर के, उनका प्रकरण अगर नई जानकारी में हो तो आप लोगों को जानकारी करना चाहिए। एक गरीब जिसके वो जमीन पर भूमाफिया ने हथियाने का प्रयास किया, उसकी पत्नी के साथ में बलात्कार किया,
उसके बेटे और पत्नी के साथ में अपहरण करके 200 किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया। उसका सारा माल असबाब घर से जितना था वो सब कुछ लूट करके ले जाया गया। उसमें रिकवरी भी होती है, उसमें मुकदमा भी दर्ज होता है। पुलिस जो है उसमें चालान की पेशकश करती है, एक नहीं 3-3 आईओ पेशकश करते हैं। कोर्ट में एफिडेविट पुलिस फाइल करती है कि जो है हमने ये रिकवरी कर ली है, इसमें चालान के लिए हमने पुलिस को भेज दिया, जो है एसपी को भेज दिया है। एकाएक रातों रात जो है उस केस को यू टर्न करके उस पर एफआईआर लगा दी जाती है। केवल अपने आका को खुश रखने के लिए आधी सरकार और विधायक वहाँ पड़े हैं, अपने प्रदेश की कोई चिंता नहीं है, प्रदेश को उन्होंने लावारिस छोड़ दिया है। इस प्रकार का दृश्य तो आज देश भर में हमने कहीं नहीं देखा। और जहाँ तक कहते हैं कि आप लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, ईडी क्या संविधानिक संस्था नहीं है क्या? जब संवैधानिक संस्था का तो वहाँ पे पूछताछ हो रही है, इसमें काहे कि इनके मन में जो है जोधपुर के दो कद्दावर नेताओं में जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है। जहां जोधपुर आते ही गहलोत ने बीजेपी पर वार किया था, वहीं जोधपुर से दिल्ली जाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस और सीएम गहलोत को सुना गए। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट तेज है। माना जा रहा है जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी हो सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकेडमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। पहले जारी हो चुकी 2 सूचियों में जिन नेताओं को नियुक्ति नहीं मिली, उन्हें तीसरी सूची का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि कांग्रेस के आंदोलन के चलते ये इंतजार और ज्यादा लंबा होता जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ दिनों बाद ही तीसरी सूची आ जाएगी, लेकिन अब जुलाई महीने में सूची आने की चर्चाएं हैं। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त की महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शिवसेना ने व्हिप जारी किया अपने विधायकों के लिए। शिवसेना ने व्हिप जारी किया है। शाम 5 बजे सभी विधायकों को बुलाया है और शामिल नहीं होने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, यह भी साफ कर दिया है। तो देखिए महाराष्ट्र की महाभारत बढ़ते जा रही है। जो कैबिनेट मीटिंग उद्धव कैबिनेट की होनी थी वो खत्म हो चुकी है और उसमें भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे। इसके बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है, पार्टी ने व्हिप जारी किया है और शाम 5 बजे सभी विधायकों को बुलाया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात चूरू की, जहां बारिश आफत बनकर बरसी। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जहां देखो पानी ही पानी। आम लोग काफी परेशान हुए, खासकर जौहरी सागर, चांदनी चौक, चैजारा मोहल्ला, छारिया मौरी इलाके में लोग घरों में कैद हैं। लोगों का आरोप है कि जल निकासी को लेकर प्रशासन की ओर से काम नहीं हुआ। स्कूल ग्राउंड, बालिका महाविद्यालय और कोई प्रशासन ने कोई भी अभी तक कोई भी नहीं किए। घरों में पानी घुस रहा है, जो मिट्टी के कट्टे डालते हैं अभी तक वो नहीं डाले हैं। पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, कॉलोनी से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ रेलवे फाटिंग क्रॉसिंग पे भी 2-2 फुट पानी आ रखा है। कोई भी मतलब मार्केट में जाते हैं तो कोई भी रास्ता सारा जाम हो रखा है, कोई भी रास्ता जाने के लिए यहाँ नहीं है। किसी को कहाँ जाना है, अपने गंतव्य तक जाने के लिए चूरू के पूरे रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, इतनी हालत खराब हो रखी है। बात सुजानगढ़ की, यहां भी हाल कुछ जुदा नहीं है। गांधी चौक, लाठनू बस स्टैंड के साथ ही मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव है। आम लोग और व्यापारी परेशान हैं। गांधी चौक और लाडनू बस स्टैंड पर कई दुकानदारों के व्यापारिक प्रतिष्ठान जलभराव के कारण नहीं खुल पाए। दूसरी ओर नगर परिषद के आयुक्त कमलेश मीणा ने बताया कि विद्युत सप्लाई बाधित होने के कारण पानी निकासी में देरी है। नगर परिषद क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, जिसके तहत में नगर परिषद क्षेत्र में, क्योंकि ये लो लाइन एरिया में बसा हुआ है, तो यहाँ जो अपने गांधी चौक एरिया है, यहाँ पे पूरे पानी भराव की समस्या रहती है हमेशा। और इस बार भी क्या, जैसे आज सुबह हमारे जब निरीक्षण के लिए मैं निकला था तो 2 घंटे
लाइट बंद होने की वजह से गिनानी वाला हमारा पंप चालू नहीं हो पाए थे। बाद में हमने वहाँ जनरेटर की की व्यवस्था की है और लाइट आने के बाद में हमने दोनों मोटर चला करके पूरा जो शहर के अंदर नीचे जो गांधी चौक में इनमें पानी भरा हुआ है, उस पानी भराव को हम निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में बारिश से होने वाली संभावित जनहानि रोकने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट पंकज चौधरी प्रदेश दौरे पर हैं। अजमेर पहुंचे कमांडेंट पंकज चौधरी ने आना सागर झील पर मॉक ड्रिल की। इसमें बारिश के दौरान फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का तरीका बताया गया। अभी मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस मानसून सत्र प्रारंभ होते ही एसडीआरएफ राजस्थान की 47 टीमें जो है 24 जिलों में अपनी रवानगी कर रही हैं 25 जून को। उसी क्रम में अजमेर का ये डेमो था। इस डेमो में दिखाया गया कि किसी भी वाटर बॉडी पे अगर कोई टापू है या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि कंट्रोल को सूचना मिलती है राजस्थान स्टेट कंट्रोल को संबंधित जिले के एसपी या डीएम या अन्य अधिकारियों के द्वारा कि यहाँ पे स्थिति पैनिक है और एसडीआरएफ की ज़रूरत है, उनकी जब मांग आती है उस मांग के आधार पर हमारा कंट्रोल रूम सक्रिय होता है। उसके बाद जो दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं। बीकानेर में बारिश के बाद फैली अव्यवस्था, खाजूवाला में आपको अव्यवस्थाएं नजर आएंगी। देखिए, समय पर सफाई नहीं हो रही है, नाले ओवरफ्लो हो गए हैं जिस वजह से सड़कों पर गंदा पानी फैला है और बदबू फैल रही है। खुली नालियों की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। खुले नाले में 2 मोटरसाइकिलें गिर गई। अब जब बारिश हो गई और इस तरह की तस्वीर बनी है तब इसने प्रशासन की पोल खोल दी है। लोग भी आक्रोश में हैं। गुलाबी नगरी जयपुर की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई, वो 6 साल बाद 1400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी पूरी नहीं हुई। द्रव्यवती नदी फिलहाल कचरा भरे एक नाले के रूप में तब्दील हो गई है। द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण का अधूरा सपना। राजधानी में प्री मानसून की बारिश के साथ ही द्रव्यवती नदी की मेंटेनेंस और सफाई की पोल भी खुलती नजर आ रही है। कहां तो बारिश के पानी के जरिए इस कृत्रिम नदी को 12 मासी नदी बनाना तय किया गया था और कहां अब ये कचरा गाह में तब्दील नजर आ रही है। पहली बारिश के बाद से इसमें जगह जगह ढेरों प्लास्टिक और कूड़ा बहता दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको द्रव्यवती प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। पिछली बीजेपी सरकार में 2016 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। 10 अक्टूबर 2018 तक पूरा होना था प्रोजेक्ट। परियोजना की लागत 1400 करोड़ से बढ़कर 1676 करोड़ हुई। लगभग 1413 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी द्रव्यवती प्रोजेक्ट अधूरा है। जयपुर के गोनेर पुलिया से पदमपुरा पुलिया की ओर करीब 2 किलोमीटर में द्रव्यवती नदी का काम अटका हुआ है, जबकि हसनपुरा क्षेत्र में भी कुछ जगह नदी की दीवार नहीं बनाई जा सकी है। इसके अलावा सीकर रोड पर मजार डैम के पास भी काम अधूरा पड़ा है। कुछ जगह नदी के दोनों तरफ अतिक्रमण की समस्या है, जिसकी वजह से नदी को वहां चौड़ाई नहीं दी जा सकी है। ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट को लेकर भी टाटा कंपनी से बातचीत चल रही है और जल्द ही इन सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए आने वाले समय में द्रव्यवती नदी पूरे फ्लो के साथ बहेगी। कुछ जगह पर बीच में कुछ प्राइवेट लैंड आने के कारण न्यायालय में भी कुछ इश्यू चल रहा था, तो ये सारे इश्यूज बहुत ही कम किलोमीटर्स में हैं। जो 90% या 95% में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाल ही में काफ़ी कुछ STPs भी हमने फंक्शनल किए हैं और O&M के बारे में भी बात चल रही है टाटा के साथ में। तो मुझे लगता है शीघ्र इन सारी कठिनाइयों को दूर कर लिया जाएगा और आशा करता हूं कि आने वाले समय में द्रव्यवती नदी पूरे फ्लो के साथ में वहां पर बहेगी। बहरहाल अब मानसून में भी द्रव्यवती की खूबसूरती की बजाय बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने की आशंका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि JDA इस नदी के मेंटेनेंस की मॉनिटरिंग पर ध्यान दे, तो साथ ही इसके कामकाज को भी पूरा करने पर। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।
और अब बात एक शातिर गैंग की, जिसे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग है। इसके 4 गुर्गे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से आईफोन समेत कुल 15 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। आरोपियों ने ये मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। इसके अलावा जो दूसरे मोबाइल हैं उनके सिलसिले में पूछताछ जारी है। परिवादी सलीम बागवान निवासी कर्नाटक ने एक प्रकरण दर्ज कराया चोरी का। उसका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उनके आधार पर दिल्ली के 4 आरोपियों को पकड़ा गया। पूर्व में एक इसमें अखिल उर्फ बिट्टू है, जो उर्स मेले के दौरान भी इससे 26 मोबाइल बरामद किए थे। वो बाकी 3 अन्य हैं, जिसमें एक इमरान नाम का है, जिसके दिल्ली में भी चोरी के 7 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।